हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन के चैप्टर 3 योगा एज प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर लाइफस्टाइल डिजीज को कंटिन्यू करते हुए आपके साथ वो आसन डिस्कस कर रही हूँ जो आपके सिलेबस में न्यू एड ऑन हुए हैं, जिसमें मैंने लास्ट टाइम कटी चक्र आसन, धनुरासन भी डिस्कस किया था और अब की बार जो आसन मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ वह है उष्ट्रासन। उष्ट्रासन जिसको हम कैमल पोज भी कहते हैं। तो इस आसन को बताने से पहले इससे पहले मैंने 2 आसन डिस्कस किए हैं, इसका लिंक आपको मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वो जरूर देखिएगा ताकि आपका जो आसन से रिलेटेड चैप्टर जो है, योगा चैप्टर जो है, उसमें वो आसन आप प्रिपेयर कर सको जो अभी आपको नए एड ऑन हुए हैं सिलेबस में, आपको नए हैं वो आसन पढ़ने के लिए। तो उसके प्रोसीजर, बेनिफिट्स, कॉन्ट्राडिकेशन, ये सब कुछ आपको मेरे इस वीडियोज में मिल जाएगा। तो इसलिए पुराने वीडियोस भी जरूर देखिए और ये वीडियो भी देखिए और आगे जो वीडियोस अपलोड करूंगी वो भी देखिए, जिसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक करिएगा ताकि नोटिफिकेशंस आपके पास तुरंत पहुंच जाएं जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं। सो स्टार्ट करते हैं हम उष्ट्रासन, जिसको हम कैमल पोज भी कहते हैं। उष्ट्रासन के प्रोसीजर पढ़ें उससे पहले आपको उष्ट्रासन दिखा देते हैं कि एक्चुअली उसे परफॉर्म कैसे किया जाता है। सो दिस इज व्हाट उष्ट्रासन। अगर आप इसमें देखें तो इस तरीके से हम अपने पैरों को फोल्ड करते हैं घुटनों से, यहाँ पे अपने दोनों हाथ को टिकाते हैं हील्स पर, स्टैंड करवाते हैं और उसके बाद इस तरीके से कर्व लेकर अपने सर को पीछे की ओर करते हैं। ध्यान रखिए सर को बहुत पीछे नहीं कर लेते, एक स्टैंड बाय पे रखते हैं जिसमें हमारा नेक स्ट्रेट रहता है। तो इस पोज को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं उष्ट्रासन। अब ये किस तरीके से परफॉर्म होना है वो 1 बाय 1 आपको विद दी स्टेप समझाती हूं मैं। सबसे पहले है सिट कंफर्टेबली इन वज्रासन, देन स्लोली स्टैंड ऑन योर नीज। पहले आप वज्रासन में कंफर्टेबली बैठ जाइए। वज्रासन होता है पलथी मार के बैठना, तो वज्रासन में बैठ जाइए और उसके बाद धीरे धीरे अपने घुटनों को फोल्ड कर लीजिए और घुटनों पर खड़े हो जाइए, यानी स्टैंड ऑन योर नीज। क्योंकि आपको इस तरीके से आसन परफॉर्म करना है तो घुटनों पर आपको खड़े होना पड़ेगा। कीप योर आर्म्स ऑन द साइड्स एंड फीट शुड बी स्ट्रेच्ड आउटवर्ड। आपकी जो फीट है यानी जो आपकी एड़ी है ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी और आपके ये दोनों हाथ जो हैं ये बगल में होने चाहिए। विद इनहेलेशन स्लोली लीन बैकवर्ड एंड वाइल पुशिंग योर पेल्विक रीजन फॉरवर्ड, कीप योर राइट ऑन योर राइट हील्स, मतलब कि अपने राइट हैंड को, यहाँ पे राइट के साथ साथ हैंड भी लिखा होगा जो कि मिसिंग हो गया। राइट हैंड ऑन योर राइट हील्स एंड लेफ्ट हैंड इन योर लेफ्ट हील्स। आपको क्या करना है? इनहेल करना है, सांस अंदर लेना है और सांस अंदर लेते हुए धीरे धीरे अपने पेल्विक एरिया को, यानी कि ये हिप एरिया को थोड़ा आगे की ओर आउटवर्ड करके इस तरीके से पीछे की ओर झुकना है। ठीक है, इस तरह पीछे की ओर झुकना है और जो आपका हाथ है उसे स्लोली आपको नीचे ले जाना है। पहले राइट हैंड को इस तरह अपनी हील्स पे टिकाएंगे और फिर लेफ्ट हैंड को अपनी हील्स पे टिकाएंगे। कीप पुशिंग योर हिप्स फॉरवर्ड एंड योर थाइज वर्टिकल। आपको क्या करना है? अपनी हिप्स को आगे की ओर फॉरवर्ड करना है जितना आप कर सको और उसी के साथ साथ आपको अपनी थाइज को वर्टिकल वे में करना है, यानी कि एक सीधे स्ट्रेट वे में करना है। ठीक, सीधी लाइन होनी चाहिए, इतना बहुत पीछे नहीं हो जाना है, कोई हमें कर्व नहीं बना देना है, लेकिन हाँ इतना करना है कि ये पैर स्ट्रेट रहे और यहां से हमारा ये जो स्टमक एरिया है ये कर्व बना है। देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट। रिमेन इन दी बेंड योर स्पाइन, नेक एंड हेड बैकवर्ड एज फार एज इट इज कंफर्टेबल। इसके बाद आपको अपने सर को पीछे की ओर बेंड करना है। ठीक है, शोल्डर भी उसी के साथ साथ स्ट्रेट फॉरवर्डली बेंड होने चाहिए। ठीक, और आपकी स्पाइन जो है वो भी थोड़ी सी बेंड होगी, यानी इतना पूरा एरिया आपका पीछे की ओर हल्का सा बेंड होना चाहिए कंफर्टेबली। कंफर्टेबली का मतलब है बिल्कुल वहां आपको बिल्कुल पीछे नहीं हो जाना है कि गर्दन में दर्द शुरू हो जाए, नहीं, इतना करना है जिसमें आप कंफर्टेबली एक स्टैंड बाय ले सकें। तो इस तरीके से परफॉर्म करना है। देन आपका नेक्स्ट है रिमेन इन दिस पोजिशन फॉर 5 to 8 नेचुरल ब्रेथ। आप इनहेलेशन कर रहे थे ये आसन करते हुए जब आपने अपने आप को पीछे किया था, तो वो 5 से 8 आपको पोजीशंस ऐसी करनी है, 5 से 8 बार आप इस पोजीशन को अटेन करें। ठीक, नेचुरल ब्रेथ के साथ, यानी कि नॉर्मल ब्रीदिंग लेते हुए। यू कैन इंक्रीज ड्यूरेशन टू 3 मिनट। आपको ये 5 से 8 सेकेंड तक करना है और अगर आप इसको टाइम को बढ़ाना चाहते हैं तो आप 3 मिनट तक इसको अटेन कर सकते हैं। टू कम आउट ऑफ द पोस्चर एक्सहेल, और जब आप वापस
एक्सेल करेंगे यानी सांस छोड़ेंगे, तो फिर उस केस में आपको धीरे धीरे क्या करना है, सांस छोड़ते हुए वापस आपको नॉर्मल पोजीशन में आ जाना है, जैसे आप वज्रासन में स्टार्टिंग में बैठे थे। ठीक, तो जब हम क्या करेंगे, पहले हम एक्सेल करेंगे और अपने घुटनों पर बैठेंगे, स्टैंड बाय करेंगे वज्रासन के बाद, और धीरे धीरे जैसे जैसे हम अपने शरीर को पीछे की ओर घुमाएंगे, हम क्या करते जाएंगे, इनहेल करते चले जाएंगे। और इनहेल करने के बाद जब हम फाइनली उष्ट्रासन में आ जाएंगे, तो हम धीरे धीरे फिर एक्सहेल करेंगे, अपनी सांस को बाहर निकालेंगे और वापस नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगे। तो ये आपका पूरा कैमल पोज परफॉर्म होता है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा कि आप इसके अदर नेम जो है वो जरूर दिमाग में रखें। इसको हम कैमल पोज कहते हैं। बार बार मैं अदर नेम पर इसलिए ध्यान देती हूँ कि कई बार आपसे नॉर्मल आसन का नाम पूछने की जगह अदर नेम से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राइट डाउन प्रोसीजर ऑफ कैमल पोज या राइट डाउन एनी 2 कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑफ कैमल पोज। तो उस केस में आपको पता होना चाहिए कि आपको किस आसन के बारे में लिखना है। इसलिए अदर नेम काफी इंपॉर्टेंट है, और एमसीक्यू के पर्सपेक्टिव भी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी एमसीक्यू में भी पर्टिकुलर आसन का अदर नेम पूछ लिया जाता है। इसके बाद बात करते हैं बेनिफिट्स की। तो इस आसन को परफॉर्म करने के आपके जो जो बेनिफिट्स हैं वो देखते हैं। सबसे पहला है स्ट्रेंथन योर बैक एंड शोल्डर्स एंड ऑल्सो हेल्प इन रिलीविंग बैक पेन। आपको बैक पेन से राहत मिलती है इस आसन को परफॉर्म करने पर, क्योंकि आप अपने बैक को काफी ट्विस्ट करते हो। इसके अलावा शोल्डर्स में भी आराम मिलता है, शोल्डर को भी स्ट्रेंथ मिलती है, क्योंकि जब आप अपने हाथों को पीछे करते हैं तो शोल्डर्स पर डायरेक्ट जोर पड़ता है, तो उस हिसाब से आपके शोल्डर्स भी स्ट्रांग होते हैं। देन इम्प्रूव डाइजेशन, डाइजेशन को अच्छा रखता है। फ्लेक्सिबिलिटी एंड एलिविएट्स कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है तो वो भी सही हो जाती है। फ्लेक्सिबिलिटी शरीर में आती है क्योंकि आप अपने जो पोजीशन अटेन कर रहे हैं उसमें आप अपने पूरे के पूरे कमर के एरिया को पीछे मोड़ रहे होते हैं, तो फ्लेक्सिबिलिटी अटेन हो जाती है। देन इम्प्रूव इन ओवरकमिंग मेंस्ट्रुअल डिस्कम्फर्ट, मेंस्ट्रुअल डिस्कम्फर्ट यानी कि मेंस्ट्रुअल पीरियड्स के दौरान दर्द वगैरह बहुत रहता है या दिक्कत रहती है, भारीपन रहता है, तो उस केस में भी ये आसन हेल्प करता है उन सारी चीजों को ओवरकम करने में। देन आते हैं बेनिफिशियल फॉर रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, मेनली वुमेन्स के लिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये आसन काफी बेनिफिट करता है, आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्ट्रांग रहता है। देन हेल्पफुल फॉर पीपल सफरिंग फ्रॉम अस्थमा, अस्थमा जिन लोगों को है उनके लिए भी ये आसन बेनिफिशियल है। क्यों? क्योंकि आप जब उष्ट्रासन करते हैं तो आप उसमें पहले इनहेल करते हो, फिर स्लोली एक्सहेल करते हो, तो आपकी ब्रीदिंग टेक्निक का भी काफी यूज है इसमें, इसी कारण से ये अस्थमा को भी क्योर करता है। एंड ओबेसिटी ऑल्सो स्टिमुलेट्स थायराइड ग्लैंड, आपके ओबेसिटी को भी ठीक करता है और थायराइड ग्लैंड को भी। ओबेसिटी को, इसलिए ओबेसिटी की ही हेडिंग में हम ये आसन पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा आप कि ये जो आसन मैं आपको बता रही हूँ ये अभी फिलहाल मैं ओबेसिटी के आसन डिस्कस कर रही हूँ। जो नए आसन ओबेसिटी टॉपिक में एड ऑन हुए वो मैं डिस्कस कर रही हूँ। ओबेसिटी को भी ये आसन कम करता है, क्योंकि आपका जो जोर पड़ता है वो आपके पेल्विक एरिया, स्टमक एरिया पे पड़ता है जब आप पीछे की ओर मुड़ते हैं, और थायराइड ग्लैंड को भी स्टिमुलेट करता है यानी स्ट्रांग बनाता है। इसके बाद बात करते हैं कॉन्ट्राडिकेशंस, यानी किस केस में ये आसन नहीं करना चाहिए। तो पीपल विद बैक एंड नेक इश्यूज, जिनके गर्दन में कोई प्रॉब्लम है, जिनकी रीढ़ की हड्डी में कोई प्रॉब्लम है, उन्हें ये आसन नहीं करना चाहिए, या फिर उन्हें ये आसन प्रॉपर गाइडेंस के अंदर करना चाहिए। ठीक, क्यों? क्योंकि नेक प्रॉब्लम और बैक प्रॉब्लम है, तो इस आसन को करने में सबसे ज्यादा अगर कोई चीज आपकी ट्विस्ट होती है, घूमती है, तो वो बैक और नेक ही है। देन आते हैं नॉट रिकमेंडेड फॉर पीपल विद हाई ब्लड प्रेशर और सीवियर फैटीग, उनके लिए ये आसन नहीं है। जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है उन्हें ये आसन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस हिसाब से आप जब ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं, आप अपने सर को पीछे की ओर मोड़ते हैं, तो वो आपके कहीं ना कहीं ब्लड प्रेशर को राइज अप करने का थोड़ा बहुत काम करता है, तो उस केस में हाई ब्लड प्रेशर में नहीं करना चाहिए। और सीवियर फैटीग यानी कि बहुत ज्यादा थकान है आपको, अगर आपके शरीर में बहुत ज्यादा थकान है तो उस टाइम भी ये आसन मत करिए। जब आप फ्रेश हों, जब आप एनर्जेटिक हों, तब इस आसन को परफॉर्म करना ज्यादा बेटर होता है। सो दीज आर व्हाट कॉन्ट्राडिकेशंस कि किन केस में हमें ये आसन नहीं करना है। तो आज इस वीडियो में मैंने आपके साथ उष्ट्रासन डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ सूर्य भेदन प्राणायाम डिस्कस करूंगी, और वो भी आपका किससे रिलेटेड है? ओबेसिटी से रिलेटेड है। ध्यान रखिएगा, अभी मैं आपको ओबेसिटी से रिलेटेड ही आसन बता रही हूँ, और अब जब मैं ओबेसिटी के सारे आसन आपको बता लूंगी तो एक बार आपको एक लिस्ट भी दे दूंगी कि ओबेसिटी में कौन कौन से आसन इंक्लूड हैं। ठीक, कुछ आसन आप पहले पढ़ चुके हो,
जो मेरे प्लेलिस्ट में ऑलरेडी मौजूद है। आप वहां आसन फॉर ओबेसिटी आप सर्च करोगे, आपको मिल जाएगा। बाकी लिंक भी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से वो आसन आप जरूर देख लीजिए कि कौन कौन से आसन ओबेसिटी में हैं। उसके अलावा ये नए आसन जो इंक्लूड हुए हैं ये तो मैं यहाँ डिस्कस कर ही रही हूँ। इसके अलावा आपकी कोई भी क्वेरी है सिलेबस से रिलेटेड, फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक का बटन जरूर क्लिक करें। बाकी वीडियो को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया है, और बेल आइकन पे भी क्लिक करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।